ओके क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेमेडियल क्लास आपकी। इसमें हम लोग कर रहे हैं आज डिस्कस चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम मार्क्स का है। अच्छा खासा 4 या 6 मार्क्स का ये चैप्टर है आपके सिलेबस में। क्योंकि अलजेब्रा पूरा 20 मार्क्स का है आपका, तो उसमें ये भी एक चैप्टर है, अलजेब्रा का एक पार्ट है। चैप्टर का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि हम बात करेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की, और पेयर वर्ड यूज किया गया है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो दो लीनियर इक्वेशन अगर आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि ये थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का है मतलब दो वेरिएबल होंगे, जैसे सिर्फ एक्स एक्स की इक्वेशन नहीं होगी, एक्स और वाई दोनों होगा, या कोई और दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे ये दो इक्वेशन यहाँ पे दी हुई हैं, वो दो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन फॉर्म उनकी ये होगी। क्योंकि इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इज इक्वल टू का साइन भी होगा, इक्वालिटी का साइन भी होगा। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है? ये कोफिशिएंट्स है। किसकी कोफिशिएंट है? वेरिएबल की कोफिशिएंट है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो है A1, वाई का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है B1, और C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कोई एक नंबर होगा। यहाँ पर ए बी सी तीनों ही वैसे तो नंबर होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारी चीजें आपको निकालनी होती हैं क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देके बता रही हूँ यहाँ पे, या बल्कि हमारे पास एक इक्वेशन एक्चुअली है, हमने एग्जांपल में ली भी है। जैसे यहाँ से ले लेते हैं, चलो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ओके, सबसे पहले तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये रही स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखकर समझ गए होगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर आते थे, तो इज इक्वल टू में हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर तो 5 है, तो क्या करेंगे? 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x प्लस 2y माइनस 5। 5 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 5 राइट हैंड साइड पर बन गया 0। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, सो इट विल बी 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लाने के बाद में हमें क्या करना होता है? हमें वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं, मतलब A1 की वैल्यू क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, राइट? जस्ट अ मोमेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमें वेरिएबल्स निकालने होते हैं। अब आप मुझे बताना फटाफट से, मैंने आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है और दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करोगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से, और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। तो आप मुझे बताइए A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? मैम जल्दी 3 बताना है। 3 वेरी गुड। B1 2 C1 5 माइनस 5। ओके, -5। अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ में आएगा उसके, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस था। अगर कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है C1 की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, अब A2 की वैल्यू बताइए आप मुझे। 2 मैम 2 B2 3 3 -3, 3 C2 -3 माइनस -7। 7। अब ये जो कॉफिशिएंट्स हमारे पास आए हैं ना बेटा, A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2, इनके बेसिस पर हम इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, इक्वेशंस की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि इक्वेशन कैसी होंगी, सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, कौन सी किस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, मतलब जैसे आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में सीखा था कि हम किसी इक्वेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करें, तो अगर लीनियर इक्वेशन है, अगर एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं ना, तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, किसी को पता है उसका ग्राफ कैसा बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, क्या शेप होती है? ऐसी शेप होती है, यू जैसी शेप होती है। ठीक है, पैराबोला बोलते हैं इसको। समझ आया यस बेटा? सर। हाँ। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन का है, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, तो अब जो ये ग्राफ है, ये तो एक इक्वेशन का ग्राफ बनाया ना हमने। अगर दो इक्वेशन हो तो दो लाइन बनेंगी ग्राफ में। अब वो दो लाइन किस तरह की हो सकती हैं? तो देखो, मान लीजिए हमारे पास, पहले मैं आपको यहीं से बताती हूँ इसे, मतलब इसके थ्रू समझाती हूँ आपको। अगर A1 अपॉन A2 का आप रेशियो निकालो और वो रेशियो इक्वल ना हो B1 अपॉन B2 के रेशियो के, तो आप समझ जाओ कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसका कितने सोल्यूशन होंगे? उसके एक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसे, वन सोल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। समझ आ गया? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ पर ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो दो लाइन बनेंगी। इमेजिन कीजिए हमारे पास एक लाइन ऐसे बनी और सपोज दूसरी लाइन इस तरीके से बनी। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस जो हैं, इक्वेशन की जो दो लाइंस बनी हैं ग्राफ पर, ये दोनों ना इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर कर रही हैं, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मतलब क्या है कि अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही होंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, आपको पता है कि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मान लो ये, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ये होगा 3,2 इसके कोऑर्डिनेट, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को वैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें x की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू x की आएगी, एक वैल्यू y की आएगी, तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा यहाँ से। और ग्राफ पर अगर प्लॉट करोगे तब भी ये एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। तो इस तरह की केस में, ये जो केस है ना, फर्स्ट केस, कि अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो इक्वल ना हो, तो इसको हम कहते हैं, कैसा केस है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग यस लाइंस। सर। और क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर काट रही हैं, तो जितने पॉइंट पर काटेंगे उतने सोल्यूशन होंगे। तो एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं तो कितने सोल्यूशन होंगे? एक ही सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन। बोलो, समझ में आया सबको? हाँ मैम। अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाना चाहिए एक्चुअली हमें, इसे इरेज करना पड़ेगा या तो, चलो मान लो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए। मान लीजिए A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाए B1 अपॉन B2 के, लेकिन वो इक्वल ना हो C1 अपॉन C2 के, तीसरा रेशो सेम ना हो, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम बोलते हैं ये किस तरह का केस है? इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, नो सोल्यूशन। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए एक लाइन बनी है आपके पास, एक इक्वेशन का ग्राफ बना ऐसा और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बना ऐसा। अब ये किस तरीके की लाइन लग रही है आपको? पैरेलल। पैरेलल लाइंस हैं ये। मुझे बताओ ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक भी पॉइंट पर 0। हाँ, जीरो, बिल्कुल एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो जब एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। मैंने बताया था ना आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सोल्यूशन दिखाते हैं। दैट मीन्स इस केस में कितने सोल्यूशन होंगे? इस केस में जीरो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। समझ आया बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड केस देखते हैं। अब अगर मान लीजिए A1 अपॉन B1 इक्वल A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 के इक्वल है, और C1 अपॉन C2 के भी इक्वल है, यानी तीनों रेशियोज बराबर हैं, तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज बराबर हैं। तो उस केस में जब आप ग्राफ बनाकर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ग्राफ बनाकर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो एक्चुअली इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। मान लीजिए पहली इक्वेशन जो है उसका ग्राफ बन गया आपका सपोज दिस, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी इसी के ऊपर बनेगा।
बिल्कुल इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर। तो ये देखो, ये किस तरह की लाइन है, इन्हें बोलते हैं हम को इंसिडेंट लाइन्स। क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक लाइन, को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? मैम ये पूरी इंटरसेक्ट कर यस रही है। एग्जैक्टली, ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ये जब लाइन है, वैसे भी लाइन तो कभी खत्म नहीं होती है, तो जितनी जितनी दूर तक ये लाइन जाएगी उतने इसके सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस केस में जो थर्ड केस मैंने बताया आपको, जहां पे तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, वो कैसा केस होता है? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। समझ में आया बेटा? यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपने ये चीज नोट भी की होगी, कहीं पर कॉपी में आप नोट भी कर रहे होगे साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये जो बता दिया ना, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी देख लेते हैं जरा, ठीक है। अब याद रखना इस चीज को, 3 केस बताया मैंने। फर्स्ट केस ये वाला बताया है, सेकंड केस मैंने आपको बताया था ये वाला पैरेलल लाइंस वाला, और थर्ड केस बताया था जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। चलो अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप फटाफट मुझे बताना। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दी हुई हैं। आपको बताना है कि कैसी होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या पैरेलल लाइंस हैं, या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको फटाफट a1 b1 c1 की वैल्यूज, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल के रेशियो निकालने हैं। जैसे एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 अपॉन a2 का अगर आप रेशियो देखो, ये पहली बात तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट हैंड साइड पे पहले से ही 0 है। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो हो गया 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर निकाले तो वो हो गया माइनस 4 अपॉन 6। अब c1 अपॉन c2 का रेशियो हम बाद में निकालेंगे। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो हम वहीं पे खत्म कर देंगे, अगर इक्वल आते हैं तो फिर c1 अपॉन c2 वाला केस देखना पड़ेगा। अभी यहाँ से देखकर आपको क्या लग रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल है या नहीं है b1 अपॉन b2 के? इंटरसेक्टिंग होगा मैम। हाँ वेरी गुड, यस ये इक्वल नहीं है। ये दोनों अगर आप इसे लोएस्ट में कन्वर्ट भी कर दोगे ना, लोएस्ट फॉर्म में इस वाले रेशियो को, माइनस 2.3 आ रहा है, ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस है? ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये, ठीक है। दीज आर इंटरसेक्टिंग Yes, ma'am. लाइंस। और सोल्यूशन अगर पूछने लगे तो ये यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का आप जल्दी से बताओ, आप लोग करके फटाफट बताना है। यहाँ पे एक चीज आपको और बतानी है कि अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताना है, कौन सी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, कौन सी इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो जिनका सोल्यूशन निकलता है, चाहे एक सोल्यूशन निकले या एक से ज्यादा सोल्यूशन निकले, तो उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं ये कंसिस्टेंट होती हैं, और पैरेलल लाइंस के क्योंकि कोई भी सोल्यूशन नहीं होता तो ये इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया है, अब आप मुझे सेकंड क्वेश्चन जो है इसके पार्ट्स करके फटाफट जल्दी से बताने हैं आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इनमें से कौन सी है। उसके लिए भी आपको ऑब्वियसली बात है, आपको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। रेशियो से ही आप पता लगा पाओगे कौन किस तरह की लाइन है, ठीक है। सोल्यूशन कितने हैं इसके, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अल्फा अलग अलग नाम से ऐड होते हैं, मैं नहीं करूंगी किसी को भी ऐड ऐसे। या फिर चल रही है हम रिकॉर्डिंग, दोबारा पता नहीं। जवाब देना पड़ेगा। नहीं रुको 1 मिनट, चल रही है शायद, हाँ चल रही है, हो गया। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने, ये भी बता दो जल्दी से, चलो इसको बता दो, ऐसे ही हो जाएगा 2 मिनट में। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे से थर्ड का जल्दी बताना आंसर। कोइंसिडेंस होगा मैम, ये कोइंसिडेंस सही है। कोइंसिडेंट लाइंस है। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे? मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन बताइए। कंसिस्टेंट होगा या नहीं, ये पूछा है। इनकंसिस्टेंट होगा मैम ये। नहीं होगा। कंसिस्टेंट नहीं होगा,
यस मैम। क्यों नहीं होगा? inconsistent parallel lines पैरेलल लाइंस है क्या? हाँ मैम। अच्छा देख लेते हैं एक बार। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। a1 की वैल्यू हो गई 1, a2 की वैल्यू हो गई 1। मतलब मैं रेशियो डायरेक्ट ही निकाल देती हूँ, a1 अपॉन a2 तो 1 अपॉन 1, और b1 अपॉन b2 हो जाएगा आपका 1 अपॉन -1। मुझे बताओ ये कैसे, ये पैरेलल लाइंस कैसे लग रही हैं आपको? क्या ये दोनों रेशियो बराबर हैं? माइनस का साइन नहीं पता नो चला? मैम। बेटा ये दोनों ठीक है रेशियो मैम। इक्वल नहीं है, माइनस का साइन नहीं पता चला, ये अलग अलग है। मैम ये कौन साइड होगा only one solution हाँ नहीं नहीं, उनको बोलते हैं हाँ मैम, ये इंटरसेक्टिंग इनकंसिस्टेंट होगा। लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, ठीक है? हाँ, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा? कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। मैम हाँ बोलो। मैम जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं होगा हाँ, और c1 अपॉन c2 भी इक्वल नहीं होगा तो क्या C1 होगा? अपॉन C2 देखेंगे ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि जब ये इक्वल नहीं होंगे उसके बाद थर्ड रेशियो को चेक करेंगे ही नहीं हम। मैम A1 A2 और B1 B2 इक्वल नहीं हुआ और B1 B2 और C1 C2 नहीं हो नहीं, गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो आपको C1 को चेक ही नहीं करना है, ठीक है? क्या? C1 अपॉन C2 को चेक हम तब करेंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल होता है, वो भी इक्वल होता है, तीसरा भी इक्वल होता है, तो वो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अगर वो इक्वल नहीं होता तो पैरेलल लाइंस हो गई। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बोलो समझ आया या नहीं आया? आया है मैम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, मैं इसे एक बार इरेज करके जगह बना देती हूँ। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में है ना, हमें इक्वेशन बनानी है अपनी तरफ से। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और ये बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा अगर आपने सीखा नहीं है इसे। तो एक बार मैं बता हाँ। देती हूँ, देख लीजिए। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक इक्वेशन लिखो। इक्वेशन हमें बनानी है खुद से। ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। इक्वेशन, मैम वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है क्या ये क्वेश्चन? हाँ मैम वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है? नहीं, वर्ड प्रॉब्लम हाँ मैम। मतलब हाँ एमसीक्यू नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम बल्कि एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये इस तरह की 3-4 ऑप्शन दे सकते हैं इक्वेशन के, बता देंगे कि बताओ किस इक्वेशन के साथ ये पैरेलल लाइंस बनाएगा। देखो पैरेलल लाइंस वाला केस है, ठीक है? इन्होंने कहा है एक और इक्वेशन लिखो। एक इक्वेशन तो हमें दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमें खुद से बनानी है जिससे कि वो जो पेयर है वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करे। तो पैरेलल लाइन का केस कौन सा होता है बताओ? पैरेलल लाइंस का केस होता है ये वाला, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 इक्वल अपॉन टू C1 बाय c2। C2। ये कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। तो रेशियो इक्वल करने के लिए क्या होना चाहिए? या तो आप इसे डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, मतलब सेम नंबर बढ़ा दो। तो 3 का डबल कर दो 6x, 4 का डबल कर दो 8y। क्या मुझे बताओ, क्या 8 का भी डबल करना पड़ेगा हमें? नो मैम। नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ये दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए। C1 अपॉन C2 का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। मान लो मैं 9 ले लेती हूँ, तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे ना तो ये इन दोनों रेशियो के इक्वल नहीं आएगा। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, बन गई इक्वेशन। बोलो आया समझ में? यस मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ मैम, उनके नीचे हाँ एक्सक्यूज मैम, हाँ पूछो तैन, कुछ पूछना है? डबल करने के, हाँ मैम डबल करने के बजाय हम 3x या 4y भी लिख 3x सकते हैं 4x यहाँ कुछ पे। भी कर सकते हो। एक और इक्वेशन बनानी हो तो आप ये वाली इक्वेशन बना सकते हो, सपोज 7 या +7 भी ले सकते हो। मतलब ये बस थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक कोइंसिडेंट लाइंस बोलता तो कोइंसिडेंट के लिए आपको तीनों रेशियो को बराबर करना पड़ता, ठीक है? और अगर बोलता इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपके पास तीनों रेशियो अलग होने चाहिए। तो मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स ले सकते थे, बस रेशियो इक्वल ना बने। जैसे कि आप ले सकते थे 5x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि इसमें कोई भी रेशियो मतलब शुरू के जो 2 रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं है। समझ आ रहा है ना बेटा? हाँ मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने समझा दिया आपको। अब हम करेंगे
इसे ना आप अगर अभी नोट नहीं कर रहे हो तो बाद में रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना अपने, तो अच्छा रहेगा। मैं अभी थोड़ा सा, मुझे बार बार पेजेस ना स्क्रॉल करने पड़े, इसलिए इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि के की वैल्यू फाइंड करो जिससे कि ये जो पेयर है ना लीनियर इक्वेशन का, ये नो सोल्यूशन हो। इसका नो सोल्यूशन किस केस में होता है बताओ? नो सोल्यूशन मैम A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2। मतलब पैरेलल लाइंस के केस में। रुद्र बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत सही बताया आपने, ये पैरेलल लाइंस का केस है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए तब नो सोल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन के लिए, अच्छा ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में कई बार, ये दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 3x माइनस वाई माइनस 5, ये एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कई बार, 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है। 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो अगर आप कंपेयर करो ना, यहाँ पे रेशियोज निकालो, तो A1 अपॉन A2 का रेशियो आ गया है आपका 3/6 यानी कि 1/2। B1 अपॉन B2 का रेशियो आ गया है -1 अपॉन -2 यानी 1/2, और C1 अपॉन C2 का रेशियो -5 अपॉन K। अब नो सोल्यूशन के लिए ये दोनों रेशियोज तो इक्वल होने ही चाहिए, और जो कि ऑलरेडी इक्वल है, ये इसके बराबर नहीं होने चाहिए, यानी कि 1/2 इक्वल नहीं होना चाहिए -5 अपॉन K के। ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। यस। ये जो दो रेशियोज हैं शुरू के, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का जो रेशियो है, ये C1 अपॉन C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो K मतलब इसको नॉट इक्वल टू के साइन को इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करेंगे, तो K की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, K आ जाएगा, 2 की -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -10 आ जाएगा, और बीच में किसका साइन है? नॉट इक्वल टू का। तो ये आपका आंसर आएगा कि K की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, K इज नॉट इक्वल टू 10। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट अंडरस्टूड? यस मैम। Yes मैम। मतलब K की वैल्यू -10 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और देखो बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, मतलब कितने छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम -10 रख देंगे तो ये भी तो 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस बन जाएगा, जो जबकि हमें तो चाहिए कैसा? पैरेलल लाइंस वाला, यानी नो सोल्यूशन वाला। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी बता सकते हो इसका आंसर। समझ में आया सबको? Yes मैम। यस मैम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, K की वैल्यू बतानी। चलो जल्दी बताओ, इस वाले को, इसको बताओ आप मुझे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो K कितना होना चाहिए? ये तो तुम यूं ही बता दोगे देख के ही शायद। मैम -10। -10। वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया, आ गया ना समझ में? इसे बोलते हैं मैथ को समझना, इंजॉय करना। अब तो नहीं लग रहा डर? अगर समझ के करोगे ना तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी हो जाती है चीज। मेरे पास ना एक पेयर मैंने चुना है यहाँ पे, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं इसी इक्वेशन से आपको 3 चीजें सिखाऊंगी। एक तो मैं सिखाऊंगी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, और एक ग्राफिकल मेथड कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। तीनों चीजें सीख लेंगे इसी क्वेश्चन पे, तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए, इसको ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि इक्वेशंस आपको नजर आए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना, यानी x और y की वैल्यू निकालना। कौन से मेथड से? सबसे पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरे को इस्तेमाल करना, किसी दूसरी चीज को रखना, एक की जगह पर दूसरे को रखना। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल को रखेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, किसी भी एक इक्वेशन में से जो भी आपको अच्छी लग रही है इक्वेशन देखने में, उस एक इक्वेशन को ले लो। तो मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, x + y = 5। यहाँ से किसी एक वेरिएबल का, ये भी आपके ऊपर मर्जी है, आपकी चॉइस है कि कौन से इक्वेशन को
कौन से वेरिएबल को आप निकालना चाहते हो, किस वेरिएबल की फॉर्म, दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y को इस तरफ लेके जाओगे, माइनस का हो जाएगा 5 माइनस वाई हो गई। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू आई है ना, इसको आप पुट करोगे कहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में। मतलब जहां जहां x है वहां वहां y बन जाएगा, वहां वहां x की ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5 मैम माइनस। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है ना? हाँ 4 है ये। मैम एक बार रीचेक कर लो, क्वेश्चन सही है ना? 1.1 आ रहा है शायद। कोई बात नहीं, वो तो क्वेश्चन तो ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में से ही लिया है, ये क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो 2 देखो मैंने x की जगह क्या लिखा है, 5 माइनस वाई। बताओ मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है, कौन बताएगा। मैम क्योंकि वो x की वैल्यू है, उसमें नहीं, x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू तो है, बट ब्रैकेट क्यों लगाया है। मैम x की वैल्यू मैम पुट वो करनी मैम है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले। क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना 5 माइनस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है, सिंगल टर्म नहीं है, इसमें 2 टर्म्स हैं। तो जब और बीच में साइन भी लगा हुआ है माइनस का, तो इसलिए हमें इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। समझ आया, ठीक है। Yes, ma'am. तो माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिख दूं, क्या लिख देती हूँ, चलो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में रखी है। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिए, मतलब फर्स्ट में से निकाल के वैल्यू सेकेंड में रख दी, चाहे x की निकालो या y की निकालो, वो आपकी मर्जी है। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 5 से होगी, कितना आ जाएगा 10, माइनस 2 की मल्टीप्लाई y से होगी, माइनस 2y आ गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10, 2y और 3y दोनों वेरिएबल टर्म है, सॉल्व हो सकती हैं, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगी, माइनस 5y आ गया, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, इसे लेफ्ट में ही रखो, 10 को इधर लेके जाओ तो 10 हो जाएगा माइनस का, माइनस 5y इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, रुको, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5, माइनस 6/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6/5। ठीक है, यही आ रहा है, आप किसी ने सॉल्व करके रखा पहले से। Yes, मैम आ रहा है, मैम यही आ रहा है। वेरी गुड। अब y की इस वैल्यू को ना, x की वैल्यू भी चाहिए, y का तो आंसर आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो थर्ड इक्वेशन थी ना आपकी, थर्ड वाली इक्वेशन, उसमें y की वैल्यू पुट कर दो, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इंटू इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, एलसीएम लो तो हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 25, माइनस 6/5 यानी 19/5। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। अब देखो ये दोनों का यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, यानी x की भी सिंगल वैल्यू आ रही है, y की भी सिंगल वैल्यू आ रही है। तो ये किस तरह की इक्वेशंस होंगी, ये होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली इक्वेशंस, यूनिक सोल्यूशन। समझ आया बेटा। यस मैम। मैम उसे कट भी तो कर सकते हैं अभी। क्या चीज, मैम उसे कट भी तो कर सकते हैं, गलत थोड़ी ना होगा 1.1 और 3.8। डेसिमल में निकालने के लिए यस मैम। मतलब इसमें इतना जरूरी नहीं होता एक्चुअली। इस ये जो चैप्टर है ना, इसके आंसर्स इसी तरीके से लिखे जाते हैं वैसे फ्रैक्शंस में मोस्टली। अगर डेसिमल में लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी उसके बाद मेहनत क्यों करनी, इतना आ गया ना, खत्म है बस, इस पे भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ओके मैम। ठीक है, चलो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन वाले मेथड से। रेडी हैं सब सीखने के लिए। हाँ मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। तो ये है हमारी वही दो इक्वेशन है, इन्हीं का सोल्यूशन निकालना है यूजिंग, एक मिनट, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे
फर्स्ट इक्वेशन जैसे लिख दी आपने, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करते हैं हम बेटा, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना, किसी एक वेरिएबल को खत्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं? मतलब ये एक तरीके से ये समझो कि कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, एक जैसे कपड़े पहनाकर, मतलब जैसे मान लो कोई मूवी है, उसमें आपको एक हीरो को मारने के लिए बिल्कुल वैसा ही दूसरा हीरो लाना पड़ेगा। जब वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बिल्कुल उसके जैसा दूसरा हीरो लाना पड़ेगा उसकी जगह, उसे रिप्लेस करने के लिए। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें जो एक वेरिएबल होता है ना, जैसे या तो x या तो y, इसके कोफिशिएंट को बिल्कुल एक जैसा बनाना होता है और फिर उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। मतलब क्या प्रोसेस है, कोई भी एक वेरिएबल चुन लो अपने मन का जिसको आपको एलिमिनेट करना है। मान लो हम x चुन लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल हमने चुन लिया x। अब इसका कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 1 और सेकंड इक्वेशन में क्या है 2। तो हमें दोनों जगह ना इसका कोफिशिएंट सेम बनाना है, यानी यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है यहाँ पर भी ये 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ तो इजी है एक्चुअली चेंज करना। अदरवाइज आप क्या करते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। मान लो एक इक्वेशन है, उसमें पहले वेरिएबल की वैल्यू है 2x, कोफिशिएंट है 2x और दूसरे में है सपोज 3x। अब आप इन्हें सेम कैसे बनाओगे? तो क्या करो, 2 इस वाले की मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दो और सेकंड की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। तो ये भी 6x बन जाएगा और ये भी 6x बन जाएगा। बोलो समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही चीज करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल है 1, फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल 1 है, सॉरी कोफिशिएंट 1 है, तो सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। मैं नीचे लिख रही हूँ इसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। मुझे पता फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 2 से मैम। 2 से। 2 से, वेरी गुड। एंड इक्वेशन 2 और सेकंड इक्वेशन की 1 से, वेरी गुड। ठीक है, और जब हम पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो तरीका होता है कि हम ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करें। मतलब पहले पूरी इक्वेशन लिख दो और जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो। 2 लिख दिया हमने ब्रैकेट के बाहर, तो अब पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो तो एज इट इज हो जाएगी, मतलब एज इट इज सेम ही आएगी। अब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना होता है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। अब कौन आया है जब क्लास ओवर होने वाली है? मानस कुमार। मानस, बड़ा लेट ज्वाइन किया आपने क्लास को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस। आता है आपको ये वाली चीज, साइन लगाना आता है सबको? यस मैम। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, माइनस 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 किया ना, तो यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ नीचे भी माइनस था और माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है। तो अब सॉल्व कर दो, 2x माइनस 2x, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। और यही हमारा पर्पस था, मैंने अभी आपको बताया था ना, दोनों के कपड़े एक जैसे करके और उसके बाद उसको कैंसिल करेंगे, तो कोफिशिएंट सेम बना के, मतलब तो ये कैंसिल कर दिया। 2 + 3 5y, 10 - 4 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। मुझे बताओ क्या जो प्रीवियस मेथड था इसमें भी y की वैल्यू सेम ही आ रही थी? यस मैम। बिल्कुल सही, यानी यहाँ से ही पता चल गया आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। 1 मिनट रुकना, मुझे कुछ याद आया। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब x की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम प्रीवियस मेथड में हमने किया था। किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सिंपल लग रही है, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए y की। तो x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 6/5,
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 25 माइनस एक्स अपॉन 5, दैट मीन्स 19 अपॉन 5। देखो यहाँ पर भी x और y की वैल्यू सेम ही आ रही है ना जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आई थी, Yes, ma'am. है ना। यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है हमने। दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए सब बच्चों को? हाँ मैम। वेरी गुड, थैंक ने हाँ बोल दिया मतलब पढ़ाना सफल है ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको फटाफट से 5 मिनट है हमारे पास, मैं जल्दी से आपको इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो ग्राफ से कैसे निकालते हैं सोल्यूशन, अगर ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे सॉल्व। अब देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। सॉल्यूशंस कैसे निकालने होते हैं, मतलब इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं उसके लिए हम बनाते हैं इस तरह की टेबल। ये आपको याद होगा, अपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, इवन 8th में भी सीखा होगा। तो x और y लिखते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसकी 3-4 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये टेबल बनाई हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था ना, एक तो इसका नाम बदल देते हैं। हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं ग्राफिकल मेथड। अभी जो हमने दो मेथड सीखे थे ना पहले, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। एल्जेब्रिकल मेथड भी बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड ये जो है, ग्राफिकल मेथड में देखिए x, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आ गई 5 माइनस वाई। अब y की अलग अलग वैल्यूज इसमें पुट कीजिए तो x की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेंगी। मतलब आप y की जगह कुछ भी रख सकते हो। सपोज आप y की जगह 0 रखो, सपोज हमने y की जगह रखा 0, इफ y इज इक्वल टू 0 तो x कितना होगा, 5 माइनस 0 यानी 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब अगला कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगर y की जगह हम रखें 1, सपोज इफ y इज इक्वल टू 1 तो x कितना होगा, चलो डायरेक्टली बताओ मुझे कितना आएगा। 4। बिल्कुल, जल्दी जल्दी बताना है। अच्छा, और एक और मैं बताती हूँ इंटरेस्टिंग बात, इसको जल्दी करने का तरीका। आप ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो 4 बहुत होते हैं, लेकिन आप 3 में भी काम कर सकते हो अपना, 3 बल्कि 2 में भी कर सकते हो अपना काम, 2 कोऑर्डिनेट्स में। कैसे, एक बार y को 0 रख लो और एक बार x को 0 रख लो। तो एक बार ना चलो x को 0 रख कर देखते हैं। तो x को अगर हम 0 रखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई 5। बस ये 3, वैसे 4 निकालते हैं जनरली हम, 4 कोऑर्डिनेट्स कम से कम निकालते हैं। अभी मैं आपको 3 से समझा रही हूँ, तरीका तो आपको पता ही चल गया, आप 4, 5, 6 कितने भी निकाल सकते हो। तो ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं देख लेती हूँ मेरे पास कोई ग्राफिकल पेज है क्या यहाँ पे। चलो नहीं भी है अगर, तो मैं ऐसे रफली समझा रही हूँ आपको। ये हमने ग्राफ बनाया, 1 मिनट रुकना। यहाँ साइड में बनाते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इन पे वैल्यूज रख दीजिए। ये 0 हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, 6 7 8 9, यहाँ पर +1 +2। ग्राफ तो सभी को आता है बनाना, है ना। ये मैंने रफली बनाया बेटा, आपको प्रॉपर ग्राफ पर बनाना है। ग्राफ पेपर मिलेगा आपको, उस पर बनाना होगा। नहीं मिलेगा तो फिर बिल्कुल इक्वल यूनिट्स लेकर, इक्वल प्लेसेस लेकर आपको उस तरह से बनाना है। तो ये मैंने एक रफ ग्राफ बना लिया यहाँ पे। अब फटाफट से इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 5, 0,
मतलब x में 5 और y में 0, तो बताओ ये पॉइंट आएगा कहाँ पे, ऊपर आएगा कि एक्सिस पर आएगा? अगर y 0 है तो पॉइंट कहाँ पर होगा? मैम एक्सेस पे। एक्सिस पर होगा, x एक्सिस पर। ये रहा ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 5,0। दूसरा पॉइंट क्या है? 0,5, 4,1। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,1। 4,1 कहाँ होगा? 4,1 यहाँ पर होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? 0,5, x 0 और y 5। y 5 कहाँ है? यहाँ पर है, और x 0 है यानी एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर ये पॉइंट। ये बना दिया हमने। यस मैम। अब क्या करेंगे? ये है हमारी पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया हमने ग्राफिकली, अभी सेकंड को तो छेड़ा भी नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, उसको ग्राफ पर प्लॉट किया, और अब हम बना रहे हैं इस इक्वेशन की लाइन। ये देखो क्या बात है, काफी परफेक्ट सी बनी है रफली भी ठीक ठाक सी बन गई, ठीक है। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। आप जब ग्राफ बना दोगे उसके बाद इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को लिख देना है। किस इक्वेशन की लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बिल्कुल इसी तरह से ना सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो पहले मुझे बताओ, ये आए आपको निकालने? फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बनानी आई? यस मैम। वेरी Yes, गुड, ma'am. बहुत बढ़िया। अब सेकंड इक्वेशन की ग्राफ्स बना, वो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इनको मैं इरेज कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन वाले को। अब सेकंड इक्वेशन के बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वही तरीका है करने का, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है हमारी। इसमें से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मान लो x की ही वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो y वाली टर्म जो है दूसरी तरफ लेके जानी पड़ेगी, प्लस 3y हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 प्लस 3y इज इक्वल अपॉन 2। अब क्या करते हैं? अगला प्रोसेस क्या होता है हमारा? कोऑर्डिनेट्स निकालना, ठीक है, x y। तो इसमें y की अलग अलग वैल्यू रखो, x की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। चलो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो 4 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2, यानी 4 अपॉन 2, यानी कितना आ गया? 2 आ गया। और एक कोऑर्डिनेट मैंने और बताया था आपको, एक बार x को 0 रख लो, है ना। एक बार x को 0 रख लो। x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा? चलो बताओ मुझे। x को 0 रखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर x को 0 रखोगे, किसी भी जगह रख लो, एक ही इक्वेशन है। 0 इक्वल टू 4 प्लस 3y, यानी मैम 3y इज माइनस इक्वल 4 टू अपॉन -4। 3। तो y इक्वल टू हो जाएगा -4/3। इसे ना थोड़ा सा आपको इस पे प्लॉटिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। वैसे इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1.3 समथिंग, ठीक है। तो वो लगभग यहाँ पर मिलेगी। वो भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। अदरवाइज पूरा अगर होल नंबर मिल जाए तो बेस्ट है। तो मुझे बताओ दूसरी वैल्यू हम क्या लें? ये नहीं लेते हैं, 0 वाली नहीं लेते हैं। दूसरी वैल्यू बताओ क्या मैम 1 ले लेते हैं। कितनी? मैम 1। हाँ 1 ले लो। चलो 1 पे बताओ किसकी वैल्यू ले रहे हो? 1 y की। y की वैल्यू 1 लेंगे तो x कितना आएगा वो बताओ। हम 7/2। 7/2 का मतलब कितना है? 7 का आधा कितना होता है? 3.5, यानी 3.5। यस मैम। अगर यहाँ पे 1 रखोगे, x की जगह नहीं, y की जगह 1 रखोगे तो ये जाएगा 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 7/2। 7/2 का मतलब है 3.5। वैसे तो 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाएगी। एक और निकाल लो, चलो एक और कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक और बताओ, कोई और बताएगा अब की बार, रुद्र नहीं बताएंगे। क्या रखोगे y की जगह? हम x की वैल्यू पुट करते हैं इस बार 1। चलो x की जगह 1 पुट करना है। कितनी आ रही है y की वैल्यू? मैम -2/3 काफी ज्यादा है। मैम हम 2 रख सकते हैं, 5 आएगा। y की जगह 2 रखना है, हाँ। ठीक है। y की जगह 2 पुट करो। 1 मिनट। 5 आएगा मैम। अच्छा देख लेते हैं। तो हो जाएगा 4 प्लस 6। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक, अच्छी वैल्यू है। 10/2, तो x की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट्स बहुत है, अभी इन्हें प्लॉट कर लेते हैं जल्दी। पहला कोऑर्डिनेट है 2,0,
2,0 दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर मिलेगा ये पॉइंट। दूसरा कोऑर्डिनेट है 3.5, 1। 3.5 कहाँ होगा एक्स में, यहाँ पर, और वाई का 1 ये हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट। दूसरा तीसरा कोऑर्डिनेट है 5,2, 5,2, एक्स 5 एंड वाई 2, यानी यहाँ पर, ठीक है, दिस पॉइंट। अब ये जो 3 पॉइंट्स आपको मिले हैं इनको आप क्या करोगे, मैच कर ज्वाइन करके लाइन बना दोगे, स्ट्रेट लाइन। देखो आपको मैम ना कभी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है कि मैम हर बार सीधी बनेगी, तब या मतलब सीधी बनेगी सीधी? बेटा, ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। मैम लीनियर अगर थोड़ी बहुत इक्वेशन टेढ़ी मेढ़ी मतलब गलत है। क्या, मैम अगर ऊपर नीचे हो गई मतलब गलत है। हाँ एग्जैक्टली अगर ऊपर नीचे हुए हैं तो आपने कोऑर्डिनेट्स गलत निकाले हैं। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला से रिप्रेजेंट होती है। क्यूबिक इक्वेशन के लिए वो होती है, वेव होती है, क्यूबिक वेव, वो उससे रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही समझाया था ये चैप्टर के। तो ये बस Okay. बन गई दोनों इक्वेशंस, ग्राफ बन गया इनका। और ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन बता रहा है। ये वाला जो पॉइंट, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे मैं कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ आपके लिए, येलो कलर से। देखो इस पॉइंट की बात कर रही हूँ। कोई बता सकता है इसके कोऑर्डिनेट कितने लग रहे हैं आपको, लगभग कितना कितना कोऑर्डिनेट है? एक्स की वैल्यू बताओ, चलो यहाँ से। एक्स की वैल्यू लगभग कितनी लग रही है आपको? मैम 3.37 कुछ लग रहा है। 3.7 के आसपास लग रही है ना एक्स। और वाई कितना लग रहा है? 1 पॉइंट समथिंग कुछ है ना, 1.1 समथिंग। मुझे बताओ, जब हमने इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, वो ज्योमेट्रिकल मेथड से, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, तो x की वैल्यू कितनी आई थी और y की वैल्यू कितनी आई थी, याद है किसी को? y तो आया था 6/5 और x आया था 19/5। पहली बात तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि यूनिक सोल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। तो ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस का? यस मैम। है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आपने पढ़ा है उसको आपने एक्चुअली करके भी देख लिया, तो अब अच्छे से याद भी रहेगा आपको ये चीज। -3y = 4। अब यहाँ से देखो, इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, y की वैल्यू यहाँ से भी 1.1 समथिंग ही आएगी। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको 3.78 समथिंग कुछ मिलेगा। 3.8 वैसे क्या 3.8 के आसपास मिल रहा है, बट 3.7 यहाँ से भी हमने अज्यूम ही किया है कि 3.7 होगा, 3.8 भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिल रही है आपको ग्राफ से भी। देखो सेम वैल्यूज ग्राफ से भी मिली है, सेम ज्योमेट्रिकल मेथड से भी मिली है। तो बस इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आई होप हमने जो भी कुछ भी आज पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस मैम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। आज 1.2 होगी एक्चुअली, 1.1 नहीं, 1.2 होगी। तो हाँ, मतलब आंसर सेम ही होगा, अगर मैच करोगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी।